रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होता है। अच्छा, तो अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल पर्सन। हमें हुआ नहीं आज, थोड़ा सा 1 मिनट बाकी है। अच्छा, क्वेश्चन है सर कि हम लोग पढ़ रहे हैं सैलरी, और सैलरी में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग मोटर कार। एक एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार माने 4 चक्का, हाँ, नॉट 2 चक्का। और कार का इंजन का कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि टैक्सेबिलिटी क्या हो। इंजन का कैपेसिटी नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हैं सर, कि 1600 सीसी का इंजन का गाड़ी दे रहा है कि 1800 सीसी का गाड़ी दे रहा है। हाँ सर, कार का ऐसा ही होता है ना, 1600 सीसी के ऊपर होगा या 1600 सीसी के नीचे हो। चलो मैं आपको एक बार ये स्टडी वाला क्लास दिखा देता हूँ। पार्कोजिट्स मोटर कार, गाड़ी किसका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी 1800 सीसी नहीं, सॉरी 1600 सीसी के ऊपर और 1600 सीसी के नीचे। 1800 टका तो उसका रेट है, ठीक है। तो उसमें पॉइंट ये था कि गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉय का है। उसमें कभी टैक्सेबिलिटी 1800 पर मंथ का केस हुआ था, कभी 2400 पर मंथ का केस हुआ था। ड्राइवर देता देता है तो 900 टका पर मंथ का ड्राइवर भी ऐड करना पड़ता है। ऐसे वैरायटीज ऑफ सिचुएशंस पड़े हैं सर। कल का क्लास बहुत वाइटल था मोटर कार के पर्सपेक्टिव से, कि मोटर कार नॉर्मली पार्क्विजिट्स होता है। इसमें एक होमवर्क दो दिया था सर, डिस्कशन कल जोर का हुआ था। आज और मैं डिस्कस नहीं करूंगा, दूसरे टॉपिक में जाऊंगा। पर दूसरे टॉपिक में जाने से पहले दो छोटा छोटा क्वेश्चन था, मुझे लगता है एक बार बात कर लेना चाहिए, ज्यादा कुछ है नहीं है। बेटा तो yes, तीनटे आंसर इससे। अच्छा, बोलो। अच्छा, क्या ना तीनटे आंसर क्या पूछते बच्चे से। ओ सर, आप लोगों ने किया किसी ने? जो लोग कल का क्लास किए थे उनको जरूर पता होगा होमवर्क के बारे में। एनीवन? कोनिका, कोनिका, अभिजीत, शिल्पा, शालिनी, शवन्विता, आरजो। आर को করেছে होमवर्क? बहुत लोग आज है भी नहीं। दर्श का तो पता नहीं सर, दर्श आजकल बहुत फाकी मार रहा है। क्या उसका बीकॉम का एग्जाम के लिए वो बिजी हो गया है सर, बीकॉम का सीयू। कल बोल रहे कि सीयू तेरे को लेके डूबेगा, बोले सीयू खुद डूबेगा, हम तो नहीं डूबेगा। अच्छा देखो, अच्छा देखो, तो चलो मैं क्वेश्चन को एक बार करा ही देता हूँ। प्रोविजन तो कल डिस्कस हो गया था, और प्रोविजन पे भी माथा नहीं लगा रहा हूँ सर। प्लीज मेरे से कलेक्ट करना, कल का क्लास देख लेना सर। एक्स के पास एक गाड़ी है। एक्स जो है ना, एक्स के पास जो गाड़ी है उसका इंजन का सीसी दिया है सर 1.4 सीसी। 1.4 सीसी माने 1600 सीसी से कम, ठीक है। तो 1600 सीसी के कम होने से जो रूल फॉलो होता है वो रूल फॉलो करना चाहिए, बाकी देखना पड़ेगा बाकी क्या कंडीशन एप्लीकेबल होता है केस में। तो एक्स ओन से कार 1.4 सीसी, यूज इट पार्टली फॉर प्राइवेट एंड पार्टली फॉर ऑफिस, ठीक है। मैंने बेसिकली वो गाड़ी को लेके ऑफिस भी जाता है और पर्सनल काम पे भी यूज करता है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 he incurred of rupees 40,000 on running and maintenance of the car. Besides, he has engaged the driver, और उसने गाड़ी के ड्राइवर भी रखा है जिसको 24,000 पर महीना वो सैलरी भी पे करता है। एम्प्लॉयर जो है सर, वो बड़ा दिलदार है और सारे के सारे खर्चा उसको रिम्बर्स कर दिया, ठीक है। मैंने एक्चुअली, तुम्हारा गाड़ी है, मानो तुम खुद को एम्प्लॉय सोचो थोड़ा, ठीक है नहीं। जस्ट फील दैट यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे गाड़ी है, तुम गाड़ी को लेके ऑफिस जाते हो, और गाड़ी को अपने पर्पस में तो तुम यूज करते ही हो घर पे, ठीक है। साथ में तुम ऑफिस का काम भी गाड़ी से करते हो, और उसके लिए गाड़ी का ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह में सारा चीज के पीछे 40,000 रुपीज रनिंग एंड मेंटेनेंस में खर्चा हो जाता है, ठीक है।
लेकिन ड्राइवर भी तुमने रखा जिसको तुमने 24,000 का एक सैलरी देके रखा है सर। 24,000 एनुअली दिया है तो एनुअली समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जितना खर्चा तुमने किया, मतलब इधर 40,000 इधर 24,000, कितना होता है 64,000, और ये पूरा का पूरा 64,000 तुम्हारा एम्प्लॉयर ने तुमको वापस कर दिया। रिम्बर्स, रिम्बर्स माने वापस करना, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है तो फिर सर इसमें टैक्सेबल परक्विजिट्स कितना होगा, ठीक है। टैक्सेबल परक्विजिट्स का मतलब होता है कि दो तरह का चीज नॉर्मली हम लोग सैलरी में पढ़े हैं कि सैलरी में अलाउंस दिया जाता है और परक्विजिट्स दिया जाता है। तो अलाउंस भी एम्प्लॉय को दिया जाता है फॉर दी स्पेशल पर्पस, ठीक है। कि जैसे मानो तुमको जंगल में भेजा गया जॉब करने के लिए, ट्राइबल एरिया में भेजा गया, ठीक है, तो आपको अलाउंस दिया जाएगा। आपको सियाचिन बोल्डरों में भेजा गया, सियाचिन जानते हो ना, सियाचिन जानते हो ना, सियाचिन की भूल गए सर। सियाचिन ग्लेशियर्स है ना हिमालय में, वहां पर जो लोग ड्यूटी करता है, ठीक है, आर्मी में है या इस तरह का कोई ड्यूटी में है, तो उनको 7,000 टका मंथली मिलता है अलाउंस के रूप। जाओगे अलाउंस में? अलाउंस नॉर्मली स्पेशल सिचुएशंस के लिए दिया जाता है, और पार्क्विजिट्स कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। पार्क्विजिट्स के भी बेनिफिट है, अलाउंस भी बेनिफिट है, बट अलाउंस का बेनिफिट कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता, स्पेशल सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। उसका टैक्सेबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लेकिन पार्क्विजिट्स के जो कॉन्सेप्ट है, मोटर कर क्या है, पार्क्विजिट्स है। मोटर कर इज नॉट अलाउंस। मोटर कर देने के बारे में कहीं पर भी कुछ अलाउंस के नाम पे नहीं बोला कि मोटर कर अलाउंस है। मोटर कर जो है पार्क्विजिट्स है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत सिंपल आंसर होगा इसका, अगर आप लोगों को पूरा आंसर का यानी प्रोविजन अगर आपको पता हो तो इसका क्या आंसर बनेगा सर। 64,000 जो तुमको एक्चुअली वापस किया गया है, वापस जो किया गया वो तुम्हारा बेनिफिट है। अब इस बेनिफिट में तुमको एक आंसर ढूंढना पड़ेगा। गाड़ी किसका, कार इज ओन्ड बाय, किसका है बोलो, एम्प्लॉय। एक तो एम्प्लॉय है ना सर, गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर दिया ना। सुनो सुनो, देखो कल हम लोग जो जो रूल पढ़े थे, आप लोग रूल को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या पढ़े थे, कार इज ओन्ड बाय, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय, तो आपने जवाब दिया सर एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय का केस है तो हम लोग एम्प्लॉय का केस को देखेंगे, तो एम्प्लॉय का क्या बोला था, रनिंग मेंटेनेंस इनकर्ड बाय, कौन कर रहा है, एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर। इस क्वेश्चन में सर सुनो, थोड़ा सेंस लगाओ, खर्चा एम्प्लॉय ने किया है, फिर एम्प्लॉय ने किया फिर बाद में रिम्बर्स तो कर दिया ना, रिम्बर्स तो कर दिया ना, तो रिम्बर्स कर दिया मैंने अल्टीमेटली क्या एम्प्लॉय के पॉकेट से खर्चा हुआ। माने बात कुछ इस तरह का हुआ ना, मानो तुम कहीं पर गए हो तो तुम्हारे पॉकेट में जो भी पॉकेट मनी आया, तुम्हारे इनकम था, तुमने उस पैसे से कुछ चीजें खरीद के लाया। पापा ने बोला था कि बेटा आने के टाइम पे ये वाला सामान लेके आना घर के लिए। अच्छा पापा क्या घर चलाने के लिए तुमसे पैसा मांगता है, एग्जाम्पल के लिए बोलो, घर का सामान का पैसा क्या तुमको मांगता है क्या, नॉर्मली बोलो सर, नहीं, है ना। तो अगर पापा ये घर के लिए मंगवाया है तुमसे, और तुमने जैसे ही उसको खरीद के लाया, तुरंत पापा तुमको रिम्बर्स कर दिया। तुमने पहले खर्चा करके लाया उसको, लेकिन घर पे आते ही पापा बोला कि बेटा खर्चा कितना हुआ है बोलो, और ये लो पैसा, ठीक है। तो पापा ने जब तुमको रिम्बर्स कर दिया, अब तुम क्या दुनिया को क्या बोलोगे, खर्चा तुमने किया कि पापा ने किया। तो भले ही एम्प्लॉय ने अपने पॉकेट से खर्चा किया हो, बट जब एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर देता है, तब एम्प्लॉय का खर्चा करने का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय का और नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू एम्प्लॉयर हो जाता है। दैट्स इट, उससे पहले तो कंफ्यूजन का तो कोई जगह ही नहीं है। मैं अब समझ गया कि नील का तीन तीन आंसर क्यों आया। मैंने नील कहना चाहता है
कि सर पहले तो एम्प्लॉय ने खर्चा किया, और जब एम्प्लॉय का गाड़ी और एम्प्लॉय नहीं खर्चा करता है तो फिर कंपनी ने एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट दिया? गाड़ी एम्प्लॉय का खर्चा भी एम्प्लॉय किया है, ठीक है, और दोनों पर्पस में यूज किया है। देखो प्राइवेट पर्पस में यूज करेगा वो तो उसका पर्सनल है, वो तो करेगा, लेकिन अगर ऑफिस पर्पस में यूज किया है अपने ही खर्चे से, तो बेनिफिट तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छोड़ो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बेनिफिट देती है। और एम्प्लॉय का बेनिफिट टैक्स में कोई काउंटिंग नहीं होता है। हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट देता है, ये हमारा क्राइटेरिया रहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एम्प्लॉय खुद करता तो पर्क्विजिटी ना होता, लेकिन इसको तो रिम्बर्स हो गया है, तो हम लोग कौन से सिनेरियो में आएंगे? अब एम्प्लॉयर सिनेरियो में खर्चा पार्टली हुआ है कि प्राइवेट हुआ है कि ऑफिस पर्पस में हुआ है? पार्टली, आधा आधा घर का आधा ऑफिस का, तो पार्टली। पार्टली में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग मेंटेनेंस माइनस गाड़ी का सीसी कितना है? 1.4, 1600 के नीचे है तो लेस देन 1600 मैंने 1800 टका पर मंथ, ये रूल होना चाहिए, या फिर 2400 पर मंथ। अच्छा ड्राइवर दिया कि नहीं दिया? 900 पर मंथ का ड्राइवर भी अपने पॉकेट से दिया था, ठीक है, रूल कहता है 900 पर मंथ, उसने 24,000 टका ड्राइवर को दिया है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल आंसर है सर। तो ये 1600 सीसी के नीचे का गाड़ी है, तो आपको टोटल जितना पैसा मिल गया है सर, हाउ मच मनी यू ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ठीक है, उससे से माइनस करो। रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा तो तुमने जो किया था दे दिया ना तुमको, तो 64,000 माइनस 1800 इंटू 12 एंड माइनस 900 इंटू 12। 900 इंटू कितना हो जाता है? दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा सर। समझ में आया? 31,600 इस तरह से हो। तो अगर आपको रूल पता हो तो फिर तीन तीन आंसर कहाँ से आएगा सर? 31,600 इसको मिलेगा। नहीं नहीं, 31,600 क्या होगा? ये टैक्सेबल परक्विजिट्स मिलेगा क्या सर? ये टैक्सेबल परक्विजिट्स है, माने वो टैक्स का फॉर्मेट लिखा था याद है? हाँ, टैक्स का जो फॉर्मेट लिखा था सैलरी का, उस फॉर्मेट में वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार बोल के एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो जब भी तुमको ऐसे वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार बोल के ऑप्शन आएगा, उसमें मोटर कार का वैल्यूएशन करके उसका जो भी टैक्सेबल वैल्यू होता है उसको टैक्स के अंदर काउंट करो, ये होता है सिस्टम, ठीक है। मैं आपको क्या बताया था कि ये जो टैक्स का पढ़ाई है, ये बूंद बूंद से सागर की तरह बना है, ठीक है। डायरेक्टली सागर को ढूंढोगे तो समझ नहीं पाओगे, बूंद बूंद को ढूंढोगे तो सागर तक पहुंच पाओगे। सिंपल सिर्फ सागर को ढूंढो, कुछ समझ में नहीं आएगा, खो जाओगे, इतना बड़ा है समुद्र। लेकिन अगर तुम छोटा छोटा बूंद को ढूंढ लो तो फिर समझ में आ जाएगा कि किस कैसे ये सैलरी का सागर बना है, ठीक है। फॉर्मेट भेज दूंगा, तेरे पास लिखा हुआ नहीं है? हाँ, दूसरा क्या है? मैंने तो यही सब लिखा है, दूसरा क्या? तेरा क्या सैलरी का फॉर्मेट वाला क्लास मिस है? अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा मैं। हाँ, लिखा नहीं है फॉर्मेट? ग्रेचुइटी से पहले नहीं फॉर्मेट नहीं लिखा है? तब मिस था, तब मिस होगा और क्या। अच्छा ठीक है चलो, जो क्वेश्चन और था उसको मैं बताता हूँ। मैंने और एक क्वेश्चन दिया था,
assume in previous situations the logbook of the car is maintained and 70% of the expenses attributable towards office purpose. मानो कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का 70%, 70% जो खर्चा है वो ऑफिस पर्पस में हुआ है, ठीक है। फाइंड टैक्सेबल पर्पसेस। लॉग बुक क्या होता है? रिकॉर्ड बुक। गाड़ी में जो कॉमर्शियल पर्पस में यूज होता है ना, तो कॉमर्शियल पर्पस में ड्राइवर को सारा चीज मेंटेन करना पड़ता है कि जब वो अपने ओनर से गाड़ी लेता है ना, तो जब वो स्टार्ट करता है गाड़ी तो किलोमीटर देख लेता है। ऐसे कहीं पर भी आप भाड़ा लेके जाते हो, गाड़ी अगर हायर करके जाते हो, तो क्या मीटर किलोमीटर चेक नहीं करते? हाँ, तो किलोमीटर चेक करके क्या होता है कि जब किलोमीटर स्टार्ट करो तब कितना है, और सारा दिन घूमने के बाद किलोमीटर कितना हुआ है, तो उससे पता चल जाता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी रन हुआ है। उसके हिसाब से वो वाला आपको भाड़ा चार्ज करता है ना, 12 टका, 15 टका, 16 टका, 18 टका, 20 टका, जो भी चार्ज करे, ठीक है। तो ये तो कॉमर्शियल पर्पज में होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर ये भी लॉग बुक मेंटेन करता है। लॉग बुक मेंटेन करके पता चला कि भाई 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स ऑफिशियल पर्पज। तो टैक्सेबल पर्पज कितना? क्यों? सर टोटल 64,000 तुमको एम्प्लॉयर ने वापस दिया है ना। एम्प्लॉय को 64,000 एम्प्लॉयर से मिल गया ना। तो 64,000 में से 70% अगर ऑफिस पर्पस में यूज हुआ है तो कितना हो जाता है? 64 का 70%, सॉरी 64 का 30%, 70% तो ऑफिस है, तो 30% प्राइवेट होगा। 70% अगर ऑफिस वाला है तो 30% क्या होगा? प्राइवेट होगा। प्राइवेट होगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि प्राइवेट पर्पस में यूज करोगे तो वो बेनिफिट है, कि ऑफिस पर्पस में यूज करोगे तो वो बेनिफिट है? एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कौन सा है? तुम एक कंपनी में काम करते हो, वहां पर तुमको गाड़ी चलाने के लिए खर्चा वापस किया जा रहा है जितना तुमने खर्चा किया, और तुम ऑफिस पर्पस में जो खर्चा तुम्हारा एट्रीब्यूट है वो तुम्हारा बेनिफिट है, कि तुम पर्सनल पर्पस में जो कर रहे हो वो तुम्हारा बेनिफिट है। नहीं समझा? बात नहीं समझा? तुम जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी तुमको 64,000 दिया, ठीक है। 64,000 देके तुमको बोल रहा है कि बेटा तुमने खर्चा किया था 64,000 में, चलो मैं तुमको वापस कर दिया सैलरी, ठीक है। मैंने तुम्हारा रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा तुमको वापस कर दिया, और ये 64,000 में से 70% खर्चा ऑफिस पर्पज में है। तो जो खर्चा ऑफिस पर्पज में है वो तुम्हारा बेनिफिट कैसे होगा? वो तो ऑफिस का काम है, ऑफिस में किया तुमने, उसका क्या कोई बेनिफिट तुम्हारे लिए दर्शाता है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 64,000 का 70% खर्चा ऑफिस पर्पस में ही मैंने गाड़ी के लेके ऑफिस पर्पस में ही मैंने ऑफिशियल काम पे ही इधर उधर गया, तो ऑफिस के काम पे किया, दैट इज पर्पस ऑफ माय जॉब। तो उसमें बेनिफिट किस बात? तो जो ऑफिस पर्पस में खर्चा होगा वो नो पार्क्स है। तो 64,000 का ऑफिस पर्पस वाला खर्चा जो है वो नो पार्क विजिट्स। लेकिन 30% जो तुमने प्राइवेट पर्पस में किया, अपने बीवी को बच्चे को लेके घूमने गया, अपने गर्लफ्रेंड को लेके घूमने गया। सर गर्लफ्रेंड भी आ सकता है क्या? हाँ, प्राइवेट पर्पस में तो गर्लफ्रेंड बीवी सब आ सकते हैं। माँ बाबा, माँ बाबा भी तो प्राइवेट है रे बाबा। माँ बाबा को लेके घूमने गया, दोस्तों के साथ घूमने गया गाड़ी लेके, ठीक है, सब क्या है? प्राइवेट पर्पस। आज की पार्टी मेरे तरफ से, ठीक है। और सैटरडे यहाँ पर कोलकाता में क्या है ना, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है। अब कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है ना, फ्राइडे जैसे ही आ जाता है ना, फ्राइडे से प्लान चालू हो जाता है, ठीक है। और आईटी सेक्टर में तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, ठीक है। फ्राइडे जैसे होता है, ठीक है, वो इसलिए एक गाना आया था हिंदी में, बॉलीवुड में, हफ्ते में 2 शनिवार होनी चाहिए। सुना है सर? हाँ, एक शनिवार से नहीं होता है, 2 शनिवार होना चाहिए, क्योंकि संडे आते आते तो दिन खत्म हो जाता है, इसलिए हफ्ते में 2 शनिवार होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब तू जैसे शनिवार आया दोस्तों के साथ कंपनी का गाड़ी लेके निकल गया, ये अपना ही गाड़ी लेके निकल गया। खर्चा एम्प्लॉयर ने बाद में दिया, लेकिन उसमें 30% प्राइवेट है। तो जो 30% प्राइवेट है, दिस इज योर बेनिफिट। तो ये बेनिफिट जितना होता है कितना, 19,200, दिस इज योर परक्विजिट। फिर तो परक्विजिट होगा तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? टैक्सेबल। अगर वो परक्विजिट है तो टैक्सेबल है, बस ये सैलरी शीट में आ जाएगा।
সবাই বুঝতে পারলি রে? বল রে স্যার। হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। স্যার 70%টাকে কি লিখবো তাহলে? 70% কে কিছু লিখতে হবে না, শুধু 64,000 30% পারকুইজিট टैक्सेबल হবে এটা লিখলেই হবে। এটা আমি বোঝাবার জন্য লিখেছি। तुमको क्या पूछा है? टैक्सेबल पार्कुइजिट्स 64,000 तुमको मिला है ओवरऑल, 30% फॉर योर बेनिफिट एक्चुअली, सो 90,200 इज पार्कुइजिट टैक्सेबल। 70% को मेंशन करने का जरूरत ही नहीं। तुम ऐसे लिख सकते हो 70% फॉर ऑफिस पर्पस, इतना लिख सकते हो। 70% is for office purpose. So not no parks. So no parks. बस इतनी सी बात है सर, ज्यादा कुछ तो है नहीं। ये था होमवर्क का डिस्कशन। अब बात को और आगे लेके चलते हैं। सर कहाँ जाएंगे बात को लेके? बातों का बतंगड़ बनाने। मुझे आपको आरपीएफ प्रोविडेंट फंड के बारे में बताना पड़ेगा और आरएफए के बारे में बताना पड़ेगा। एक काम करते हैं सर, चलो प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा बता दो। प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट कहाँ गया? एनुअल एक्विजिशंस, ऑल एम्प्लॉइज रेंट पे अकोमोडेशंस। प्रोविडेंट फंड ना तो आपको उधर मिलेगा ना तो इधर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कलेक्टेड रिटायरमेंट, रिट्रेजमेंट कॉम्पेंसेशंस, gratuity, employee contributions in provident up to 12% of the salary. क्वेश्चन इधर है, मैंने प्रोविडेंट फंड आगे ही होगा। चला है एग्जेम्पशन एक्यूमुलेटेड बैलेंस आरपीएफ पेबल टू एन एम्प्लॉई, झमेला वाला जगह है, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंपल करना। इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्या होता है? देखो कितना तरह का फंड होता है। ऐसे प्रोविडेंट फंड के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया है। जब बंदा कोई कंपनी में काम करता है तो उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, और ये प्रोविडेंट फंड का पैसा जब वो रिटायरमेंट करता है तब उसको क्या किया जाता है सर? डिडक्शन नहीं, उसको मिलता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक स्कीम है। हाँ सैलरी से ही थोड़ा थोड़ा करके काट लेता है। वेरी गुड सर। अब वो जो कॉन्सेप्ट है उसका इंजीनियरिंग को समझो। ये एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कैसे इंजीनियरिंग कि आप रिटायरमेंट करने के बाद आपको एक लमसम पैसा मिले, ताकि क्योंकि देखो रिटायरमेंट के बाद तो आप कुछ काम धंधा उतना करोगे नहीं, तब प्रोविडेंट फंड का पैसा आपका एक क्या बनेगा? आपका एक एसेट बनेगा ऑब्वियसली, ताकि आपका बाकी आपके रिटायरमेंट लाइफ को प्रॉपरली जी पाओ। या फिर अगर घर पे किसी को कुछ देना है, बच्चे लोगों को देना है, देखो हाँ सिक्योरिटी है ना, चाहिए ना आपको। तो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड ये भी एक तरह का रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट ही है। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम इंटेंडेड टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय at the time of his retirement. Under this scheme, a specified sum is deducted from the salary of the employee each month or at regular intervals. हर महीने आपको जितना सैलरी दिया जाएगा उसी में से एक अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट प्रोविडेंट फंड के लिए काट लिया जाए। ठीक है, और at regular intervals, at his contribution towards the funds. ये क्या चीज है? Towards the fund. The employer also generally contribute the same amount out of his pocket.
यानी जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा आपके फंड में। ये नियम है, जितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन आप करोगे उतना अमाउंट कंट्रीब्यूशन, हाँ, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई आर इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। और आपका पैसा एक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, अप्रूव्ड सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा, सरकारी इस तरह का सिक्योरिटी में, सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। हाँ, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न देयर ऑन इज आल्सो क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एम्प्लॉय को मिलेगा। तो अच्छा ही बात है ना सर। इसलिए प्रोविडेंट फंड बहुत बेटर होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका, नहीं माता बच्चे कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से उस पैसे को पूरा बनाए। बहुत पैसा का मतलब भंडार है, इस पैसा का भंडार है, भंडार। म्यूचुअल फंड में लगाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं, नॉर्मली सेफ एरिया में लगाते हैं। ऐसे अमेरिका में तो स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं। तो हमारे देश में भी बात हुआ था स्टॉक मार्केट में लगाने का, कि प्रोविडेंट फंड का पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगाओ और एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी भी लोग ना रिस्क लेने से डर रहा है। तो कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट शायद 5% समथिंग स्टॉक मार्केट में लगाता है, ठीक है। पूरा लगाने का अभी तक उतना विश्वास या भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले ओपोनेंट चिल्ला देते हैं। अगर पब्लिक थोड़ा सा रिस्क क्या बोलते हैं, रिस्क टेकर हो जाए ना, पब्लिक अगर थोड़ा भरोसा दे दे तो गवर्नमेंट लगा दे। माने जितना सैलरी आपको इतना साल भर इनकम नहीं हुआ, शायद उतना सैलरी डबल होके आपको रिटायरमेंट में मिलेगा। इसलिए अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग कमा लेते हैं सेम अमाउंट ऑफ इनकम पे, जो हमारे देश में लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तुम्हारा पैसा प्रोविडेंट फंड में जाएगा, प्रोविडेंट फंड तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए मेंटेन करेगा। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, जो कंपनी से डायरेक्टली लेना देना नहीं है। तुम एम्प्लॉय हो, कंपनी का, कंपनी एम्प्लॉयर है। अब तुम दोनों का जो भी सैलरी का वैल्यूएशन होगा उसमें से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेगा, फिर वो पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा होगा। अब प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उसको मार्केट में लगाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएगा, बॉन्ड में लगाएगा। नॉर्मल में कंसेंट नहीं लेता है, लेकिन अगर शेयर मार्केट में लगाएगा तो कंसेंट लेना चाहिए ना, बिकॉज शेयर मार्केट एक रिस्क एरिया है। पर नॉर्मल जो सेफ एरिया है उसमें कंसेंट का जरूरत है। उसमें तो कंसेंट क्या लेगा, एम्प्लॉय बोलेगा हाँ हाँ करो भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बैकअप रहता है। तो इंटरेस्ट अर्न देयर इज आल्सो क्रेडिटेड द अकाउंट। इसमें दो तरह का हो गया, एक तो तुमने जो कंट्रीब्यूट किया वो तो है ही, साथ में तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तुम्हारा अर्निंग। Thus the credit balance in the provident fund account of an employee consists the following। उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने खुद का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने जो तुम अपने कंट्रीब्यूशन से जो इंटरेस्ट कमाए, एम्प्लॉयर ने जितना पैसा डाला, एम्प्लॉयर ने जितना पैसा डाला वो भी है, एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो देयर। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो भी पैसा जोड़ जाड़ के जितना पैसा बनेगा, accumulated balance is paid to the employee at the time of his retirement or resignation। यानी जब तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाओगे तब तुमको दिया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय द सेम पेड टू हिज लीगल हियर्स। अगर मेरा डेथ हो जाएगा तो मेरे जो भी बच्चा रहेगा, बीबी रहेगा, उनको मिलेगा, है ना। द प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्मॉल सेविंग्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। Hence, the Income Tax Act 1961 gives certain deductions on savings in a provident fund account। क्योंकि प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट को भी इनकम हो जाता है, क्योंकि ये सब पैसा सरकारी सिक्योरिटीज में जाता है। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है उनको बेनिफिट देता है। समझ में आया सर? सर कितना तरह का प्रोविडेंट फंड? सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। कितना तरह का प्रोविडेंट फंड होता है? आरपीएफ, यूआरपीएफ, एसपीएफ एंड पीपीएफ। सर आरपीएफ क्या होता है? हो सके तो छोटे छोटे पॉइंट करके लिख सकते हो, ऐसे मैं भी लिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्या चीज है, ठीक है।
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में कहता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मीन्स ए प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक प्रोविडेंट फंड है जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इट इज गवर्न्ड बाय पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960। The schedule contains various rules जैसे कि recognition of the fund, employees and employer contribution to the fund and treatment of accumulated balance। यानी अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी फंड को अप्रूवल देता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कौन है? इज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल बात है। अगर वो अप्रूवल देगा तो फंड को आप रिकॉग्नाइज करो। यही सबसे इंपॉर्टेंट फंड होता है सैलरीड पर्सन्स के। A fund constituted under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 will also be recognized provident fund। जो लोग आप लोग कंपनी सेक्रेटरीज का पढ़ाई करते हो या जो सीएमए का पढ़ाई करते हो, आप लोग को एक लॉ का एरिया है लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ, या तो लेबर लॉ बोलो या तो इंडस्ट्रियल लॉ, कुछ भी बोल सकते हो। उसमें एक टॉपिक आता है प्रोविजंस, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट बोलते या प्रोविडेंट फंड एक्ट बोलते 1952। उसके अंदर इसके बारे में डिटेल्स में बोला गया कि एक्ट क्या है, नहीं है, इस तरह। ये लेबर लॉ का पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा लिख लिया अपने हिसाब से। हाँ देखो भाई, लाइन बाय लाइन अभी लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कि व्हाट इज आरपीएफ, मेरा बात सुनते सुनते आप शॉर्ट पॉइंट में खुद भी नोट डाउन कर सकते हो। बाद में मैं नोट पूरा शेयर कर दूंगा, बट अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके थोड़ा सा लिख लेते हो तो बेहतर है। अब देखो मैं अगर दो दो करके लाइन लिखाता रहूँ ना तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि टैक्स बहुत वास्ट है। अब अगर मैं ऐसा करता जाऊँ ना, जैसे मैं लिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि लिखाता नहीं, अब हर चीज लिखाता जाऊँ तो बहुत वास्ट हो जाएगा, बिकॉज सीरियसली टैक्स बहुत बड़ा सिलेबस। फिर यूआरपीएफ क्या है? फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है? एसपीएफ इज गवर्न्ड बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। इट अप्लाइज टू एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडी, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के थ्रू से काम करता है। और एक होता है सर पब्लिक प्रोविडेंट। तो ये कौन है सर? सैलरीड पर्सन तो पीपीएफ, आरपीएफ में और एसपीएफ में पैसा लग देगा, है ना, लेकिन जो नॉन सैलरीड पर्सन होते हैं इनके लिए भी तो कुछ जगह होना चाहिए। जैसे मानो कोई बिजनेसमैन, ये भी चाहते हैं प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करें, तो उनके लिए एक प्रोविडेंट फंड है जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। The Public Provident Fund is operated under the Public Provident Fund Act 1968. A membership of the fund is open to every individual, though it is ideally suited for self-employed. हर किसी के लिए है, but ideally suited for self-employed. लिखे रखते बच्चे पर इसको छोटे छोटे करे, शॉर्ट में लिख लो व्हाट इज पीपीएफ, ऐसे करके ऐसा लिखो ना, व्हाट इज पीपीएफ, मैंने पीपीएफ पॉइंट करो। पीपीएफ इज ऑपरेटेड अंडर पब्लिक प्रोविजंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968. A membership of the fund is open to every individual, but ideally suited for businessman or self-employed. A salaried employee may also contribute to PPF in addition to fund operated by his employer. माने सैलरीड पर्सन का ऑलरेडी आरपीएफ में पैसा जमा होता है, अब अलग से चाहे तो वो भी पीपीएफ में पैसा डाल सकता है, लेकिन अब हाँ अब कितना बचेगा उसको, है ना। इसलिए सैलरीड पर्सन के लिए नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं रहता, बट वो चाह तो कर सकता है, मना नहीं। सरकार के पास पैसा जाएगा, सरकार थोड़ी मना करेगा। सोचो जरा, सरकार के पास पैसा जाएगा, आपका ये प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज में लगा के लोन की तरह यूज करेगा, लॉन्ग टर्म फंड। सोचो ना, आपका रिटायरमेंट होते होते 20 साल 30 साल, अब 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट उस पैसे को इस्तेमाल करेगा, रोड बनाएगा, हॉस्पिटल्स बनाएगा, वहाँ प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, फिर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक एनुअल इंटरेस्ट के साथ उसमें रिटर्न देगा। सरकार को एक बहुत ही सुविधा मिल जाता है ना सर। अब दूसरा एक सवाल है, अच्छा और एक बात है, एन इंडिविजुअल में कंट्रीब्यूट टू द फंड ऑन हिज ओन बिहाफ एंड एज आल्सो ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। माने अगर मानो कि तुम अपने बेटे के लिए या तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तो पीपीएफ में पैसा रख सकते, काफी अच्छा सेफ एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और इसका एक इनकम टैक्स बेनिफिट में है। हाँ कोई भी कर सकता है, मैंने तो बाबा बोने वालों बिजनेसमैन के लिए आइडियल है,
बट सैलरीड पर्सन के लिए मना नहीं है, कहीं पर भी नहीं बोला कि सैलरीड पर्सन नहीं कर सकता। अच्छा मान सैलरीड पर्सन अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने बच्चों के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। मान कि पापा को लगता है कि मेरा बच्चा का फ्यूचर में इसको एक बड़ा सा अमाउंट चाहिए, मैं एक सर्टेन टाइम के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलूँ, तो खोलो। तो पापा उसमें एवरी ईयर एवरी मंथ पैसा भरेगा, जैसे एलआईसी में प्रीमियम भरता है उस तरह। मेरे को तो लगता है कि ये प्रोविडेंट फंड का बेटर देन एलआईसी, एफडी जैसा होता है। जब मन नहीं, एक टाइम पीरियड रहेगा, कैपिंग रहेगा। अगर जब मन करे निकालोगे तो फिर वो क्या होगा ना, उसका वैल्यूएशन कट जाएगा। तो फॉर गेटिंग ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और साथ में इनकम टैक्स का बेनिफिट, आपको 1.5 लाख तक का मैक्सिमम इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है एनुअली। A member is required to contribute to PPF the minimum 500 in a year. कम से कम 500 टका आपको साल भर में डालना होता है। The maximum amount that may qualify for deduction on this account is 1.5 लाख as per PPF। माने जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा, प्रोविडेंट फंड में मानो आप 2 लाख डाल रहे हो एनुअल, तो 1.5 लाख तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। 1 लाख डालने से 1 लाख ही मिलेगा, बट 1.5 लाख से ज्यादा डालने से 1.5 लाख तक का बेनिफिट टैक्स में माइनस कर सकते हैं। जोर का बेनिफिट है ये। अच्छा यहाँ पर सिर्फ एक चीज यही, हाँ बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। 80C के अंदर सिर्फ प्रोविडेंट फंड नहीं आता, एलआईसी इंश्योरेंस भी आता है, बहुत सारा और भी चीज आता है, मैं डिडक्शन में बताऊंगा। सब मिला के ही 1.5 लाख होता है, सब कुछ मिला के 1.5 लाख होता है। मैं डिस्कस करूंगा जब डिडक्शन का चैप्टर में आऊंगा, ठीक है। ये सब बेसिकली ना फाइनेंशियल प्लानिंग का भी पार्ट है। लोग पढ़ाई करते हैं अलग से फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से, तो आप लोग यहाँ से टैक्स पढ़ते पढ़ते ही जान लो। आप लोग खुद ही नहीं जानते आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कदर नहीं करते अपने एजुकेशन का, कदर क्या करो। जैसे ये बंदा अपना बॉडी का कदर कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, वैसे ही जितना पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई का कदर करो। कदर करो, कदर करने से दाम मिलता है। A member of BPF may deposit his contribution in as many installments in multiples of 500 as convenient to him। 500 के राउंड में जितना बार हो सके भरो, कोई दिक्कत नहीं है। The amount of contribution may be paid at any office or branch office of the State Bank of India or its subsidiaries and specified branches of banks or any post office। Normally State Bank of India का ब्रांच में चलता है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस या ब्रांच बैंक का कोई भी ब्रांच है जहां पर अप्रूवल है वहां पर भी डाल सकते। सर ये तो समझ गए, बट तो फिर आपको जितना फंड होता है इसका एक आइडिया मिला है ना। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर क्या टैक्स लायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। चलो वही मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या होता है। जैसे 1 से 12% टैक्सेबल होता है, और इसमें 9.5% के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिल जाए तो टैक्सेबल होता है। तो पहले करो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहले कर लो फिर आरपीएफ का क्वेश्चन कराओ। चलो एक काम करो, थोड़ा सा नोट करो।
क्या लिखा? पहला केस में लिखा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरे में लिखा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। फिर जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है उसपे भी तुमको इंटरेस्ट मिलता है, और जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कर रहा है उसमें भी उसको इंटरेस्ट मिलता है ना सर। वही तो मैं इतना देर से आपको समझा रहा था कि इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को भी मिलता है, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिलता है और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी। Interest credited to employers' contributions amount in excess of 9.5% per annum is taxable as salary, ठीक है। और interest credited to employees' contributions amount in excess of 9.5% per annum is taxable as salary, ठीक है। लेकिन ये प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आरपीएफ, जो भी इंटरेस्ट मिलता है ये भी टैक्सेबल होता है। बट इसमें एक चीज है कि जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशंस में मिलता है ना, ये बेसिकली आपका बन जाता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड कंट्रीब्यूशन सच पर्सन्स आर एम्प्लॉय। इसका एक केस है, as per section 10(11), any payment from a provident fund to which Provident Fund Act 1995 applies for the public provident fund would be exempt. Accumulated balance due and becoming payable to an employee participating in an RPF would be exempt under section 10(12). However, the exemption under section 10 subsection 11, 10 subsection 12 would not be available in respect of income by of interest accruing during the previous year to the extent it relates to amount or aggregate of amount in contribution made by that person or employee exceeding 2.5 lakh in any previous year in that found or on or after 1st April 2021. और बोलते हैं कि if the contribution by such person or employees in the fund in which there is no employer contribution, then the higher limit of 5 lakh would be applicable for such contribution, and interest accrued in any previous year in that fund on or after 1st April will be exempt up to that limit. Don't worry. आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये सब क्लैरिटी मिल जाएगा। ऐसे नॉर्मल में पढ़ाओ ना, अब लोग पागल हो जाओगे, बोले कहाँ से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखते देखते माथा खराब नहीं करना है। चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सर अपडेट देखते रहो, ठीक है। चलो एक काम करते पहले सिंपल तरीके से अप टू 12%, to 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, और अगर ग्रेटर देन 12% हो जाए 12% से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड सैलरी फुल्ली। मैंने बेसिकली 12% ऑफ सैलरी होगा तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो टैक्सेबल होगा सर, फुल्ली मतलब जितना एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अप टू 12% एग्जेम्प्ट है ना, तो अप टू 12 अगर एग्जेम्प्ट है तो 12 से ज्यादा जितना होगा वो एग्जेम्प्टेड, सॉरी टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सर एम्प्लॉय तो अपना पैसा अपने टैक्स से ही देता है, सैलरी से ही देता है, तो सैलरी तो उसका ऑलरेडी एक टैक्सेबिलिटीज में आता है। तो इसमें क्या लिखोगे, नो एक्स्ट्रा टैक्स स्टेटमेंट ना। as already included in basic, उसका जो बेसिक सैलरी होता है बेसिक से ही तो काट के उसका हिसाब होता है, तो फिर ऑलरेडी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके बेसिक का पार्ट ही माना जाता है, तो फिर इसमें एक्स्ट्रा टैक्स स्टेटमेंट नहीं करना। अब बात उठता है सर इंटरेस्ट का, इसमें रूल है एम्प्लॉयर वाला केस में up to 9.5% exempt and greater than 9.5%, हाँ 90%। अब तो उसका तो टैक्स रिफंड होगा नहीं, जैसे इसमें एम्प्लॉयर है 12% वाला, अगर 12% से ज्यादा ही लगाते हैं तो टैक्सेबल हो जाता है ना। नहीं ये 12% मैंने ऐसा नहीं होता, मैंने कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है
माने एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अप टू 12% एग्जेंट होता है। मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, वो समझ में आ जाएगा बच्चा। अभी एग्जाम्पल कराता हूँ, रुको। पहले आप मुझे बताओ 9% एग्जेंट, 9 अप टू 9.5% एग्जेंट है, 9.5% से ज्यादा टैक्सेबल है। चलो हाँ मैं बताता हूँ, एक्चुअली तेज समझ नहीं पाया, मैं इसको समझा। अच्छा, जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। अदर सोर्स में भी होता है, ठीक है, अंडर दी हेड अदर सोर्स होता है। यार इसका और भी कुछ प्रोविजन सामने आता है, मैं आगे आपको बताता हूँ। एक काम करो, एक सैलरी शीट बना। फिर किसका सैलरी शीट, किसी का भी बना लो। ठीक है, कौन है भाई, पता नहीं, डांस पसंद है। ठीक है, सैलरी शीट है, कौन है, मिस्टर एक्स। इसका बेसिक है 10,000 पर मंथ। ₹8,500 net of own contribution to RPF। बेसिक 10,000 है और 8,500 नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF। ठीक है, अब आगे कहानी देखो। बेसिक 8,500 प्लस 1,500 इंटू 12। एक्चुअली ये जो 10,000 बेसिक मैंने लिया था, पर उसमें क्या बोला सर, 8,500 जो है वो नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF। मैंने 10,000 में से 1,500 तुम्हारा खुद का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, तो बाकी हाथ में कितना मिला फिर, 8,500 इन हैंड 8,500। बाकी 1,500 तो तुम्हारे फ्यूचर में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा 10,000 ही है बेसिक का पार्ट। लेकिन उसमें से नेट ऑफ का मतलब क्या, कि 1,500 प्रोविडेंट फंड में, क्या इन हैंड 1,500। तो साल भर का सैलरी कितना हुआ फिर, 1,20,000 ही होगा। 8,500 प्लस 1,500 इंटू 12। हाँ या नहीं। अब कहानी में क्या है सर, देखो अब यहाँ पर हम लोग कुछ एजम्पशंस लेंगे, क्योंकि समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया एक सैलरी शीट का हिस्सा। लेकिन अब इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, मानो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मानो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 18,000। ठीक है, साल भर का। अच्छा, 18,000 कैसे, कहाँ से आया, 15 से इंटू 12 करो। एम्प्लॉय जितना कर रहा है उतना एम्प्लॉयर कर रहा है, 15 से इंटू 12 करने से कितना होता है, समझ में आ गया। जितना एम्प्लॉय करेगा उतना ही एम्प्लॉयर करेगा, है ना। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मानो 18,000। लेकिन इसमें रूल बोलता है कि 12% ऑफ सैलरी क्या होता है सर, एग्जेंट। तो सैलरी कितना है, बेसिक कितना है, 1,20,000। यहाँ पर मैंने डीए वगैरह नहीं दिया, अगर डीए होता तो उसको भी काउंट करो। तो बेसिक 1,20,000 है, तो वही सैलरी है। तो 1,20,000 का 12% कितना होता है, 1,20,000 का 12% करो ना।
14,400। तो 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड है, तो बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना? समझा सर? ये जो 3600 आया ये टैक्सेबल है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना होगा उसमें से 12% ऑफ सैलरी माइनस हो, तो ये हो गया। मैंने आपको ये अपर पार्ट समझाया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कहाँ होता है, कब होता है। तो सैलरी शीट में सैलरी का जो शीट चल रहा है ये वाला, ये जो चल रहा है 1,20,000, ये तो टैक्सेबल है ही। फिर इसमें सैलरी शीट में क्या ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3600 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें और एक कहानी है, कहानी में ट्विस्ट नहीं, अब ये वाला पार्ट को समझना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने जो पैसा मेरे को दिया, कंट्रीब्यूट किया, वो पैसा साल भर, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल चलता रहा। अब मैंने कोई एक पर्टिकुलर ईयर में मैं टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर ईयर में मेरे को इंटरेस्ट भी मिला। अब कितना इंटरेस्ट मिला है, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स receive interest of rupees 12,000 on provident fund at the rate of 12%। मिस्टर एक्स ने इंटरेस्ट मिला प्रोविडेंट फंड के ऊपर 12%, जिसका वैल्यूएशन दे दिया 12,000 का। तो मुझे बताओ 12,000 अगर 12% का वैल्यूएशन है तो हमें तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया उसको? सर 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उसको मिला है 12%, जिसका वैल्यूएशन से 12,000, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया उसको? 2.5। तो 2 पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालो, 2.5 का वैल्यू कैसे निकालो? अगर 12,000 का वैल्यू 12% है, तो 12,000 इंटू 2.5/12 करने से तुमको 2.5 का वैल्यू नहीं आएगा। बोलो कितना है? अरे 2.5% का वैल्यूएशन से 2,500 का, क्योंकि 12,000 माने 12%, तो फिर 2.5% का वैल्यू है 2,500। करके देखो, ऐसे करके आ जाएगा यूनिटरी मेथड। तो ये 2,500, ये भी तो टैक्सेबल है, ये भी तो सैलरी शीट में आना चाहिए ना। ये जो सैलरी शीट चल रहा है उसमें सब टैक्सेबल का कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 2,500। मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कितना होता है वो भी आपको कैलकुलेट करना समझ में आ गया, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना तक टैक्सेबल हो सकता है वो भी मैं आपको समझ। बोलो क्लियर है? ये टैक्सेबल होने के बाद जितना टोटल होता है, और कुछ इसमें और बताने का जरूरत नहीं है, जितना टोटल होता है वो आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। करो, मैंने 1,20,000 प्लस 3,600 प्लस 2,500, दिस इज योर ग्रॉस। ये एग्जाम्पल था, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, समझाने के लिए था। लिख लिया ना आप लोग, सबाई लिखे? हेलो, अरे हाँ सर। हाँ सर। तो ये 1,26,100 आपका हो गया ग्रॉस सैलरी। तो किस तरह से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड हुआ आपने देखा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है आगे आगे, लेकिन कहानी में अभी
ट्विस्ट ना भी हो, आप जबरदस्ती ट्विस्ट करते करते हम लोगों को माथा खराब करते रहते हैं। बचपन में जब बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ कितना प्यार से, अब बड़े उलू 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 बुलू 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 करके, हाँ बस यही लास्ट है, यही लास्ट है, यही लास्ट है करते करते कितना सारा खाना खिला, ठीक है, नहीं तो बच्चा खाना खाएगा ही नहीं। गुलू 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 गुलू। वही बात है सर, आप लोगों को भी मैं वही गुलू 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 करता रहूं। ट्विस्ट ट्विस्ट। ये कहानी अलग है। पहले तो पेमेंट करो, ठीक है, फिर आरपीएफ को रीपेमेंट करो। रीपे माने आरपीएफ को जब तुम तोड़ते हो, प्रोविडेंट फंड में तो एक तो तुमने पैसा डाला, तो जब तुमने पैसा डाला तब तो ये कंडीशन है, और प्रोविडेंट फंड से जब पैसा निकाला जाए तब क्या होगा? पेबल टू एन एम्प्लॉय, एग्जेम्पशंस टू एन एम्प्लॉय, मैंने जब इसको बोलते हैं रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ, है ना, आरपीएफ को जब तोड़ रहे हो तो उसको रीपेमेंट ऑफ आउट ऑफ आरपीएफ बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ पेबल टू एन एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट। अब जैसे भी बोलो बात तो वही है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ रूल यहाँ पर समझाया है कि भाई एज द एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years, क्या 5 साल लगातार काम किया है? अगर आंसर ये है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 5 साल लगातार काम करने के बाद अगर आपको मिलता है प्रोविडेंट फंड तब एग्जेम्प्टेड है, अगर ना है तो फिर क्वेश्चन उठता है आर हिज सर्विस टर्मिनेटेड ड्यू टू हिज इल हेल्थ, क्या तबीयत खराब हो गया? दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, क्या बिजनेस बंद हो गया? थर्ड, एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। अब उसका जवाब ये है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसका जवाब ना है तो फिर आपका माथा खाएगा। चलो निकाल देते हैं। Repayment out of RPF at the time of retirement, ना? Employer contribution, interest on employer contribution। एक था इंटर कंट्रीब्यूशन, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक 3 लाख टका लेता हूँ एम्प्लॉयर के लिए, और उसका इंटरेस्ट ले लेता हूँ 70,000 टका। फिर ये दोनों अमाउंट ना एक्चुअली टैक्सेबल हो सकता है ना? थोड़ा चिंता है कि नहीं? काइंड ऑफ रोती सुंदरी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दुर्गा पूजा में जब चक्षुदान होगा मेरे को बुलाएगा, बड़े बड़े पंडाल में, तुम टुल्ले में, इतना अच्छा आंख बनाता है। कभी देखे हो तुम टुल्ले में गए हो? जब भगवान का जब आंख लास्ट फेज में आता है, सबसे लास्ट में आंख देता है, वो देखने लायक होता देखने लायक है। है। देखने लायक इन द सेंस कि पूरा रूप तो रेडी हो गया, अब जब वो आंख को ड्रॉ करता है ना,
ठीक है। अब जब तक आंख नहीं ड्रॉ होता है, तुम कितना भी सुंदर मूर्ति हो, तुम उस पर क्या करते हो, होगा। लेकिन वो आंख ड्रॉ करने के बाद ही ना बोलते हो भाई इतना सुंदर, ठीक है। वो चीज उसी तो उस कलाकार का माने कला होता है। बाकी मूर्ति तो हर कोई बना रहा है, लेकिन मूर्ति का आंख या कान, ये जो मुंह वाला जो एरिया है, वो कितना सुंदर बना पा रहा है, वो देखना। सर इसमें थोड़ा सा चिंता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, लेकिन अगर एम्प्लॉय वाला बात है, माने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सर नॉर्मली एग्जेम्प्ट है एज ऑलरेडी टैक्स्ड, बिकॉज ये तो तुम्हारे सैलरी का पार्ट ही होता है ना सर। एम्प्लॉय तो अपने सैलरी से ही ले लेता है। और ये जो इसका भी एक अमाउंट ले लो, से फॉर एग्जांपल 3.5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से फॉर एग्जांपल 80,000, इसको भी फिलहाल हम लोग यहाँ पर एग्जेम्प्ट करते हैं। इसका दूसरा और एक चीज आता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट इन द सेंस जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, इसके बारे में जो येस नो का खेला चल रहा था केस का, वो मैं लिखा था। केस 1, रीपेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड सॉरी आउट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय नहीं सॉरी एम्प्लॉयर्स, रीपेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन is exempt, is exempt, fully exempt। सर फुल्ली एग्जाम तो फिर टैक्स रोटी सुंदरी क्यों बनाए? सर ऐसे तो एग्जाम है, लेकिन इसका कुछ कंडीशंस, इसलिए थोड़ा बहुत मैं रोटी सुंदरी पूरा उसको इसलिए बनाना नहीं चाह, जस्ट एक फेस दिया, ठीक है। मे भी रोना पड़ सकता है, क्यों रोना पड़ सकता है? अगर 5 साल कंटिन्यूली काम नहीं किया तो रोना पड़ सकता है, ठीक है। तो रीपेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ एम्प्लॉय retire after a continuous service of 5 years। अगर वो 5 साल लगातार काम करके कंटिन्यूअसली, हाँ बीच में गैप देने से नहीं चलेगा, ठीक है, तब टैक्सेबल हो जाएगा। निकाल सकता है पर टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन लगातार 5 साल काम करके फिर निकाले तो फिर एग्जेम्प्टेड होता। ये केस 1 है। केस 2, रीपेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन and interest on employer contribution एक ही बात है वही, repayment out of employer contribution and interest on employer contribution is fully exempt, is fully exempt
fully exempt even if employee retire before the expiry of service provided the comma देके लिखना provided such retirement due to the reason beyond the control of employee, एग्जाम्पल के लिए ब्रैकेट में लिख दो परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, अरे परमानेंटली शरीर में ऐसा कुछ हो गया कि वो ऑफिस जा ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बंद हो गया, यानी या तो एम्प्लॉय अपाहिज हो गए या तो कंपनी अपाहिज हो गई, एटसेट्रा, ठीक है। कंपनी बंद हो गया तो फिर अब कहाँ काम करेगा, तो फिर वो उसके कंट्रोल में थोड़ी है, और अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट उसके कंट्रोल में थोड़ी होता है, तो ऐसी हालत में अगर वो 5 साल कंटिन्यू काम ना भी करता है फिर भी प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालते हैं, इंटरेस्ट भी निकालते हैं, वो भी एक्सेंटेड हो जाए। केस 3 लिख लो, इफ एम्प्लॉय रिटायर before the expiry, if employee retire before the expiry, लिख लो, if the employee retire before the expiry of 5 years in normal situation, circumstances लिख सकते हैं, बेटर वर्ड है, सिचुएशन ज्यादा यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस लिख सकते हैं, परिस्थिति, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस दोनों वर्ड का यूज तो समझते हो ना सर, जब हम लोग कुछ बड़ा सिचुएशंस को बताते हैं तो सिचुएशन तो नॉर्मल में भी यूज होता है, बट सर्कमस्टेंसेस वर्ड थोड़ा सा, हाँ क्या, हाँ हाँ नहीं भाई, सर्कमस्टेंसेस ही कुछ और ऐसे बोलते हैं ना, तब हम लोग सिचुएशन नहीं बोलते। ये एम्प्लॉय रिटायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years in normal circumstances, repayment out of RPF, और इंटरेस्ट ऑन RPF ठीक है, इज टैक्सेबल up to the amount
is taxable up to the amount, कितना करेंगे टैक्सेबल, वही 12.5 9.5 जो भी है, अप टू द अमाउंट दैट वाज डिक्लेयर्ड अर्लियर, ऐसा 12% वही जो जो रूल होता है ना, वही लिख लो, अप टू द अमाउंट फॉर विच एग्जम्पशन अर्लियर। उसमें लिखना ब्रैकेट में 12% ऑफ सैलरी एंड 9.5% ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक लिख लिया, सवाल लिखे थे। बोलो सर। है सर। अब इसमें एक बात और ध्यान दो, ऐसे तो सारा पॉइंट हो गया, बट यहाँ पर एक स्पेशल बात और भी है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, हो सके तो कहीं पर नोट कर सकते हो आप लोग आसपास में, उसी पॉइंट में कहीं पर थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो। देखो पूरा खेल देखो, मैं समरी करता हूँ, ऐसे तो आप लोगों में लिखा भी दिया। क्वेश्चन उठता है कि क्या एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years विद द एम्प्लॉयर, इफ आंसर इज यस देन एग्जम्प्ट, है ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। लेकिन अगर आंसर होता है ना, तो फिर ना का कारण क्या है, क्या इल हेल्थ के कारण है, या फिर बिजनेस ही बंद हो गया, क्या उसके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, तो फिर इसमें अगर आपको जवाब आता है हाँ, कि हाँ इल हेल्थ है, हाँ बिजनेस बंद हो गया है एम्प्लॉयर का, ठीक है, या फिर बियॉन्ड एम्प्लॉय कंट्रोल हुआ है, इफ अगेन यस देन अगेन एग्जेम्प्टेड। बट इसमें अगर जवाब होता है ना, ठीक है, माने इल हेल्थ नहीं हुआ है या फिर बिजनेस बंद नहीं हुआ है, वो कंपनी को छोड़ रहा है, ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर जवाब ना हो जाता है, फिर आपके सामने दो रास्ता आता है। पहला रास्ता, is the entire balance standing to the credit of the employee transferred to his individual account in any RPA maintained with his new employer, क्या उसका पूरा पैसा, क्या उसका जो भी पैसा उसके क्रेडिट में अभी तक है, मानो कि तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारे अकाउंट में आरपीएफ अकाउंट में क्रेडिट में क्या सारा पैसा ट्रांसफर हो गया है, इज द एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड ऑन हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी आरपीएफ मेंटेन विद हिज न्यू एम्प्लॉयर, यानी तुम अभी दूसरे किसी के पास काम में ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या वहां पर ट्रांसफर हो गया है, इफ यस तब कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर इसका जवाब होता है ना, अगर इसका भी जवाब होता है ना, तो टैक्सेबल। और एक बात, is the entire balance standing to the credit of the employee transferred to his NPS account referred to in section 80 CCD and notified by the central government, क्या इसका जवाब यस है तो भी एग्जेम्प्ट। माने बेसिकली आप लोग एक चीज थोड़ा सा ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन करो, कहां से करोगे बोलो तो, वो जो केस 2 का, केस 2 से दो एरो खींचो, केस 2 से साइड से दो एरो निकालो, केस 2 के साइड से दो एरो निकालो, एक एरो में मैंने, अच्छा नो पहले लिखो नो, ठीक है, कि अगर इफ इल हेल्थ कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, इफ केस 3 नॉट फुलफिल्ड, ऐसे लिखो, इफ केस 3, सॉरी केस 2, हमारे केस में केस 2, इफ केस 2 नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। अब केस 2 अगर नॉट फुलफिल्ड होगा, तो फिर आगे दो कंडीशन देखा जाएगा, ठीक है। अब वो दो कंडीशन आप प्लीज शॉर्ट में लिखो, मैं आपको बताता हूं, आप लिख लो सर। क्या लिखोगे, लिखो, क्या एंटायर बैलेंस इज द एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, is the entire balance standing to the credit of the employee transferred to his individual account, transferred to his individual account
in any RPF, in any recognized provident fund maintained with his new employer. अरे भाई तुम जॉब वहां पर छोड़ के दूसरे जगह में जॉब में जा रहे हो, ठीक है, तो क्या तुम्हारे अकाउंट में जो क्रेडिट है क्या वो पूरा का पूरा क्रेडिट न्यू एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो जा रहा है प्रोविडेंट फंड के थ्रू से? अगर इसका जवाब हाँ होता है तो आपको फिर से एग्जेम्पशन ही मिलेगा, कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा एरो में भी दे दो सर, इज द एंटायर बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट एनपीएस। ये सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर बोला गया है, रेफर टू इन सेक्शन 80 सीसीडी। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड है, तो अगर नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफर होता है 80 सीसीडी के तहत, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है, ठीक है, अगर उसका जवाब भी हाँ होता है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट। এনপিএস এ এনপিএস এ টাকা থাকলে 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত ওই 80 সিসিডির মধ্যেই পড়ে। अदरवाइज टैक्सेबल जो है केस 3 में लिखा के रखा, केस 3 में तो नॉर्मल टैक्सेबल का बात ही लिखा के रखा ना, समझ में आ गया सर। तो केस 2 से देखना पड़ेगा क्या वो कंटिन्यूएशन कर रहा है, अगर कंटिन्यूएशन कर रहा है बैलेंस कहाँ जा रहा है, न्यू एम्प्लॉयर के पास, तो एग्जेम्प्टेड। अगर नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर रहा है एज पर गवर्नमेंट अप्रूव 80 सीसीडी का, तो भी एग्जेम्प्टेड है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल टैक्सेबल है, 12% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल, और 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल। ये है कहानी सर प्रोविडेंट फंड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोविडेंट फंड टॉपिक का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला आरपीएफ वाला टॉपिक होता है, एग्जाम में सिर्फ आरपीएफ का क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। लिख लिया ना सर आप लोग, ये लोग पूछते हैं क्या रे, सबने लिखा? आरजो, अभिजीत, कोनिका, प्रिया, है सर, शिल्पा, है सर। समन्विता, शालिनी किधर चला गया? पूरा क्लास क्यों नहीं करता ये लोग? अच्छा देखो, अब एक और चीज लिख लो सर, यूआरपीएफ। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, पर आप चाहो तो छोटा करके एक गुल्लक बना के एक छोटा सा पॉइंट कर सकते हो। इसमें भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा, इसमें भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा, है ना। इसके बारे में मैं आपको कुछ देर पहले ही लिखा समझा रहा था ना कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सर अगर फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है तो नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है तो टैक्सेबल नहीं होता, और इसके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी कोई डिडक्शन का मैटर भी नहीं आता, और इंटरेस्ट में नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट क्रेडिट टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी बात को थोड़ा लिख दो, यूआरपीएफ में बस एरो देके वही सेम काइंड ऑफ एरो करना, और इसमें बस इतना सा कर दो सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो टैक्स ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन no tax treatment as already included in basic, as already include in बेसिक, क्योंकि बेसिक में ऑलरेडी है। और इंटरेस्ट के बारे में क्या करोगे,
सेम, नो टैक्स स्टेटमेंट, इसका कुछ भी नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नो टैक्स ट्रीटमेंट, नो टैक्स ट्रीटमेंट। और इसका भी सेम टू सेम, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नो टैक्स ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन एक ही कथा भी घूरी फिरिए लिखी, बस इसका फॉर्मेट को कंप्लीट, सिनेरियो को कंप्लीट करना, ठीक है। और यहाँ पर चार्ट में भी देखो वही तो बोला है, unrecognized provident not taxable at the time of contribution, not eligible for deductions, not taxable at the time of credit of interest, not taxable at the time of credit of interest। चार्ट में भी तो वही बोला है बस। अच्छा, तो रिपेमेंट होगा तब क्या होगा, यूआरपीएफ से जब पैसा निकालोगे तब क्या होगा, an amount withdrawn on retirement or terminations, ठीक है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज सैलरी। माने मैं आपको लिख दूं, ये थोड़ा सा इसका यही सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। यूआरपीएफ का झमेला इधर है, इतना दिन तक अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था, अब इसका झमेला देखो। रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ, सॉरी यूआरपीएफ। सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किसको बोलता है, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वेरी गुड सर। जैसे मानो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, से फॉर एग्जांपल 3 लाख, एग्जांपल ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से फॉर एग्जांपल 70,000, ठीक है। सर ये दोनों रोती सुंदरी का था, माने फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड में पूरा पूरी टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में पूरा पूरी टैक्सेबल होता है सर। सैलरी हेड में पूरा पूरी टैक्सेबल होता है, इसीलिए रोती सुंदरी। नेक्स्ट, इसी चीज में जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करें, जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करें सर ये एग्जेम्प्ट होता है बिकॉज ऑलरेडी टैक्स है, बेसिक का ही पार्ट है ना। इसमें क्या लिखोगे, एग्जेम्प्ट एज ऑलरेडी टैक्स्ड, क्योंकि उसी का बेसिक ही तो प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ है, तो बेसिक तो सैलरी में ऑलरेडी अकाउंट होता है ना, तो एम्प्लॉय जो पे करता है वो एग्जेम्प्टेड है। सर इंटरेस्ट का क्या करें, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट का क्या करें, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन,
एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट किया उसका जो इंटरेस्ट है उसका, सर ये टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्स, टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओस। 5 हेड है ना, 5 हेड में से जो अदर सोर्स हेड है उस हेड में टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब चार्ट में देखो वही लिखा था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, जो मैंने अभी लास्ट में लिखाया। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट देयर ऑन इज सैलरी, एम्प्लॉयर का दोनों ही सैलरी में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम टैक्स में 5 हेड है, हेड्स ऑफ इनकम में मैं सैलरी के स्टार्टिंग में ही लिखाया था। उसमें सैलरी हेड होता है जो चल रहा है, अदर हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है जो इसके बाद चालू होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड होता है, पीजीपीपी बोलते हैं, कैपिटल गेन होता है जमीन जमा बिक्री करके जो होता है, जमीन वगैरह होता है ना, जमीन को, ठीक है, शेयर जमीन ये सब। और एक होता है जो जिसका कोई घर नहीं है उसको अदर सोर्स, पॉपुलरली जैसे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, लॉटरी टिकट वगैरह, ये सब। और भी बहुत चीजें हैं, जब टॉपिक आएगा मैं बात करूंगा आपको बस। हाँ हाँ सर, प्रोविडेंट एसपीएफ थोड़ा लिख लो। वही सेम, कब कब होता है एसपीएफ? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्कूल, कॉलेज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, स्कूल एम्प्लॉय के केस में, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के केस में, है ना, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड तब लगता है। इसमें एक काम करो, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का दोनों नो टैक्स ट्रीटमेंट करके लिख लो, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी नो टैक्स ट्रीटमेंट। डालने के टाइम पे कोई टैक्स नहीं, जमा करने के टाइम पे कोई टैक्स नहीं है। यस बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी हो, जब तुम जमा करते हो नो टैक्स। एम्प्लॉय का भी सेम, क्या लिखोगे? नो टैक्स ट्रीटमेंट एज ऑलरेडी टैक्स्ड, बिकॉज एम्प्लॉय तो अपने सैलरी से बचा के ही देता है रे बाबा, काट के। इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसमें भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है। सेम ऑल्सो, नो टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है, दोनों केस में ही कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ बोलो तो? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है।
इसमें एक स्पेशल बात आता है, ये सब कुछ एडिशंस भी हुआ है। हाँ 115 बीएससी में कुछ न्यूली ऐड भी हुआ है। देखो सब फुल्ली एग्जेम्प्टिव होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रीब्यूशन के टाइम पे कोई झमेला नहीं है प्रोविडेंट ये एसपीएफ में, सब नो टैक्स स्टेटमेंट, नो टैक्स स्टेटमेंट, ठीक है। बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जेम्प्टेड। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C where an employee exercise the options of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSC eligible for deduction under section 80C अगर वो 115 BSC से शिफ्ट होता है। अगर 115 BSC में रहेगा तो फिर डिडक्शन 80C में क्लेम नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा करने का पैसा एम्प्लॉय अगर चाहे तो वो शिफ्ट मैंने उसका डिडक्शन ले सकता है कि जितना कंट्रीब्यूट करेगा मैक्सिमम 1.5 लाख का जो लिमिट है उसमें वो उसको लिमिट ले सकता है। लेकिन अगर वो 115 BSC में रहेगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या बोला, एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स अंडर सेक्शन 115 BSC सबसेक्शन 1, ठीक है। 115 BSC से शिफ्ट करेगा तो मिलेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट ऑन द कंट्रीब्यूशन, जो आपको पता है, ठीक है। और अमाउंट विथड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन दोनों केस में ही एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में हर केस में एग्जेम्पशन है, हर केस में एग्जेम्पशन। तो फिर एक काम करो आप, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 ही आपका वो वाला चैप्टर एक आता है ना जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम आता है, ठीक है। इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसके अंदर ये टॉपिक कवर होता है। আগে করিয়েছিলাম এবারে করাই, করিয়েছি এগ্রিকালচার করিয়েছি 10 কিছু কিছু করিয়েছি, কিছু কিছু 10 করিয়েছি। तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सब एग्जेम्पशन। मुस्कुराहट स्माइली होता है ना, फुल्ली एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसमें भी क्या लिखोगे, एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसमें भी लिखोगे फुल्ली, सरकारी है ना सर, इसलिए सब फुल्ली एग्जेम्प्ट का बेनिफिट देगा, ठीक है। कौन सा सेक्शन के कारण हो रहा है, 10 11 10 11, ठीक है। एक होमवर्क देते घर पे ट्राई करना। तो बेसिकली मुझे जो जो टॉपिक समझाना था मैं समझा दिया। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल एज देयर इज ओनली एसएससीज ओन कंट्रीब्यूशन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर पैसा नहीं डालता, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ऐसे आपको मैं बोला पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्पेशली बिजनेसमैन करते हैं। अच्छा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यस कर सकता है, अगर करेगा तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C where an employee exercise the option of shifting out of taxable default tax regime। अगर 115 BSC में है तो फिर नहीं मिलेगा, अगर 115 BSC में नहीं है ऑप्शनल में है तो ही जाके मिलेगा। आप लोगों को पता है 115 BSC में ज्यादातर डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है,
उसका बस एक ही सुविधा है, 115 बीएससी में टैक्स रेट कम होता है ना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी, तो देखो एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, तो फिर उसका इंटरेस्ट का तो बात आएगा ही नहीं। और इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, बस ये बात का ध्यान रखना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। ठीक है सर, पैसा निकालने के टाइम पे फुल्ली एग्जम्प्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। बस ये दो बात लिख लो, ये दो बात लिख लो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बस ये दो बात लिख लो कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये वाला पॉइंट। अच्छा एक बात और, ये दोनों ना, ये एसपीएफ में भी लागू होता है। हाँ, एसपीएफ में भी लागू होता है, पीपीएफ में भी लागू होता है। ये जो लिख रहे हो ना, एसपीएफ पीपीएफ दोनों में लागू होता है। एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जहां पर एम्प्लॉय, वेर एन एम्प्लॉय शिफ्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी, इतना लिख दो। एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1.5 लाख होता है सर, इफ एम्प्लॉय शिफ्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल पीपीएफ में, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर भी नॉट एप्लीकेबल पीपीएफ में। और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड फुल्ली एग्जाम्प्टेड, इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा फुल्ली एग्जाम्प्टेड पीपीएफ में। और एक बात लिख लो, रीपेमेंट, रीपेमेंट जब होगा माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जब पैसा निकालोगे तो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। उन्हें थक में तो अरे सबको समझ में आएगा ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोविडेंट फंड, मजाक नहीं कर रहे सर। एग्जाम में प्रोविडेंट फंड रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है सर। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, नेक्स्ट वीक करके लाना। मिस्टर एक्स an employee of P Limited provide following info for previous year 23-24, basic 15,000 per month, DA 20% of basic, ब्रैकेट में लिख दो 40% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन 200 per month, bonus 30,000, TAA ट्राइबल एरिया अलायंसेस 300 पर मंथ, चिल्ड्रेन एडुकेशन अलायंसेस 180 180 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। HRA रुपीज 1800 पर मंथ, ब्रैकेट में लिख दो रेंट पेड 2500 पर मंथ, टिफिन अलाउंसेस 200 per month, employer contribution towards PF 2000 per month, he received
he received interest of rupees 19,000 at the rate of 11% interest, हाँ? At the rate 11% माने इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है? यस सर, समझ गए, ठीक है? कैलकुलेट income under the head salary if PF is A, RPF, B, URPF and C, SPF. तीनों सिचुएशन अलग होगा, ठीक है? मैंने बेसिकली आंसर करने के टाइम पे आरपीएफ का एक कॉलम बना लेना, यूआरपीएफ का एक कॉलम बना लेना और एसपीएफ का एक कॉलम बना लेना, सबका अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है? बाकी इंफॉर्मेशन सभी क्वेश्चन के लिए कॉमन है, ठीक है? जो जो टॉपिक मैंने इसमें दिया ना, क्लास में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में डिस्कशन हुआ है, तो आशा यही रखूंगा कि आप लोग सॉल्व करके लाओगे, ठीक है? স্যার আগের একটু দেখান। देख लो सर, ठीक है, छुट्टी। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ঠিক আছে।